हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और हम लोग पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं और इसी में हमारा चल रहा है राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती है उसको हम लोग आपका देख रहे हैं। तो राष्ट्र निर्माण की तीनों चुनौतियों को हम लोग पढ़ लिए थे। तीनों चुनौती क्या थी कि भाई इन तीनों चुनौती में सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि राष्ट्र की एकता अखंडता को कैसे बना जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे बरकरार रहे और विकास कैसे सर्व जो वर्ग हैं सब समूह तक जाए, किसी वर्ग विशेष में वो आपका ना रहे। सबको ये चीज हमको ध्यान देनी थी। क्लियर है? इतना आपने देख लिया, आगे बढ़े। ठीक, बढ़ते चले। आप देखिए, तो विभाजन की प्रक्रिया को हम यहाँ तक देख चुके थे। थोड़ा सा अगर कोई डाउट, कोई कोई अब क्वेरी हो, आप लोगों ने घर पर जाकर रिवीजन किया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी बन रही हो आपका, कोई मन में आपके प्रश्न हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी स्कूल से। चलिए आगे चलिए, तीन समस्या हमने देखी, अब चौथी समस्या और हमारे सामने पनप रही है। इस समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन से पहले अब कुछ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। अल्पसंख्यक मतलब किसी की संख्या में कोई, जैसे मान लीजिए, समझाना पड़ेगा, ए की संख्या 1000 है और बी की संख्या 100 है, तो ए की तुलना में बी अल्पसंख्यक है, यानी कि एक ऐसा वर्ग, ऐसा समूह जो किसी वर्ग विशेष की तुलना में उसकी संख्या कम हो। सीमाओं के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। अब सीमाओं की तरफ क्या थे? अल्पसंख्यक। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक थे, पाकिस्तान में हिंदू। जो इलाके अब पाकिस्तान में है वह लाखों की संख्या में हिंदू सिख आबादी थी। ठीक उसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में लाखों मुस्लिम आबादी थी। वैसे ही क्या थे, यहाँ भी मुस्लिम थे। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमानों ने एक बड़ी आबादी थी जो सबसे बड़ा एक तरह के साहस में थे। लोगों ने पाया कि हम तो अपने घर में विदेशी बन गए। जिस जमीन पर वे उनके पुरखे सदियों से आबाद थे, वो जमीन पर सद विदेशी बन गए। कह रहे जिनके पुरखे यानी कि जिनके पूर्वज जिस जमीन पर रहे, जिस जमीन पर पले बड़े, आज वो पार्टीशन होने जा रही है, हो गई है, तो हम विदेशी कहलाए। जैसा कि यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमला होने लगा। इसमें कोई अनुमान नहीं लगा कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही। कठिनाई उभरने के लिए किसी एक के पास कोई योजना नहीं थी। शुरू शुरू में लोग बाग और नेता यह मानकर चले थे कि हिंसा की घटना स्थायी है। जल्द ही इसे कबूल कर लिया गया, लेकिन जल्द ही हिंसा नियंत्रक से दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता बच रहा है, वे अपने घरों को छोड़ दें। और कई बार ऐसे चंद घंटों तक माहौल के भीतर पड़ना पड़ा। ठीक, तो कुछ स्थिति ऐसे हैं जिन लोगों ने अपना चंद घंटों में अपना घर छोड़ा है। बर्बाद और आबाद की स्थिति के बीच उन्होंने एक बर्बादी के मंजर और नरसिंहार को झेला है। अब 1947 के विभाजन के जो परिणाम हुए वो क्या हुए? 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह से आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर थी। यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास अब तक के ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था। भारत के धर्म के नाम पर एक समुदाय लोगों के दूसरे समुदाय को बेरहमी से मारा, यानी कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। देखिए, अमृतसर, लाहौर और कलकत्ता और दिल्ली भी, इन इलाकों में ज्यादातर हिंदू सिख आबादी की तरह थे। उन्होंने मुसलमानों को
ना जाना छोड़ दिया। ठीक उसी तरह से मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में हिंदू और सिखों ने भी वहां से गुजरे। जो लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर थे, वे सीमा के तरफ दूसरी तरफ गए। इस क्रम में लोग एक तरफ से दूसरी तरफ, और इस क्रम में लोगों को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ अल्पसंख्यकों ने अपने घरों से भाग खड़े हुए। अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। अब कोई घर बार नहीं है तो उनको वहां रहना पड़ा। कल तक जो लोग अपना वतन हुआ करता था, वहीं पुलिस और अस्थानीय प्रशासन इन लोगों के साथ रुख का बर्ताव था। लोगों की सीमा दूसरी तरफ जाने पड़ा, ऐसा हर हाल में करना। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। सीमा के सामने हजारों तादाद में औरतों को अगवा किया और उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी, और अगवा करने का धर्म भी अपनाना पड़ा। कोई मामले से भरा हुआ था। खुद परिवार के लोग अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर बहू बेटियों को मार डालते थे। बहुत से बच्चों ने अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने की तरह विफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठाना हो गए हैं, और लाखों शरणार्थी के लिए देश की आजादी का मतलब था महीनों और वहां कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर की जिंदगी काटना। ठीक कैसे है शरणार्थी शिविर की जिंदगी काटना? भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि, फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता, फिल्मों में मार कट की इस नृत्यंग का जिक्र किया है। विस्थापन और हिंसा से पैदा हुए दुख अभिव्यक्ति की है। विभाजन विविधता का जिक्र करते हुए रचनाओं और अक्सर वहां के जुमला इस्तेमाल किए गई विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हैं। और इन सब के लिए मतलब था कि दिल के दो टुकड़े हो जाना, और विभाजन सिर्फ संपत्ति और देनदारी है, परिसंपत्ति का। तो यह बंटवारा नहीं है। विभाजन दो समूहों में था जो अब पड़ोसी की भांति रहना था। हिंसक अलगाव का शिकार, हिंसक जो है अलगाव का शिकार। वित्तीय सभ्यता के दूर, टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस वाहन, सरकारी और रेलवे कर्मी कर्मचारियों का भी बंटवारा। अब एक साथ रहते हुए दो समुदाय ने हिंसा और भयावह विभाजन। अनुमान था कि विभाजन में 80 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना। विभाजन हिंसा के करीबन 5 से 10 लाख लोग अपनों ने जान गंवाई। कैसे है? 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पहले आप देखिए तो विभाजन का जो मकसद था, कैसे हुआ, और लोगों ने कैसे शरणार्थी शिविर में अपनी जिंदगी को गुजर बसर किया, और क्या था ये उस दौर का मंजर जो लोग जी रहे। आगे बढ़े। देखा आपने प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ जो कुछ और ज्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए। भारत के नेता द्विराज सिद्धांत यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन ना तो धर्म के आधार पर हुआ, और न ही भारत ने अपने आप हिंदू राष्ट्र बना गया। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 में भारत की कुल आबादी का 12% मुसलमान थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारत मुसलमान नागरिक तथा दूसरे धार्मिक के अल्पसंख्यक मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी के साथ कैसा बर्ताव करें। बंटवारे के कारण हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। क्लियर है? तो ये कोई पहला कारण नहीं था कि हिंदू मुस्लिमों के बीच तनाव। इन संघर्ष के साथ प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन प्रमुख रूप से औपनिवेशिक भारत के मुसलमान और हिंदुओं की रक्षा में हित। मुस्लिम लीग मुसलमानों की तरह ही
अलग राष्ट्र की मांग करने और एतवार करने में अग्रणी थी। ठीक उस तरह से ही कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामाबद्ध करने की कोशिश करने लगे। बहरहाल भारत की कौम सरकार के अधिकतर सभी नेता और नागरिकों को समान दर्जा देगी और हामी थे। किसी भी धर्म हो या भारत को ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जहां किसी धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के धर्मावलंबियों के ऊपर वारता दी जाए। किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों का हीन समझना जाता है। नागरिक चाहते हैं कि जिस धर्म को मानने उसका दर्जा बाकी नागरिक के बराबर होना चाहिए। धर्म की कसौटी नहीं बनाई जानी चाहिए। नेतागत धर्मनिरपेक्ष राज्य आदर्श हिमायती और उनके आदर्श की अभिव्यक्ति संविधान में हुई। कैसे हुई ये सारी चीजें, ये व्यक्ति आपके संविधान में। क्लियर हुआ? ठीक है। सलीम मिर्जा आगरा में रहते थे और जूते के व्यवसाय थे। विभाजन के बाद सलीम अपने बीच अजनबी बन गए। विभाजन के बाद बदलता माहौल सलीम ने अपने आसपास की दुनिया से संबंध नहीं बैठा पाया। धीरे धीरे उनका व्यवसाय चौपट हो गया। देश के दूसरी तरफ से आए शरणार्थी उन्हें पुश्तैनी मकान पर कब्जा कर लेते हैं और इस तरह से गर्मा गर्मी में सलीम के बेटे की मौत को गले तय ले जाती है। सलीम फिर एक उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। यकीन था कि बुरे हालत का दौर सामान्य हो जाए। सलीम इसी सोच के साथ परिवार में एतफाक नहीं रखते हैं। परिवार के कई सदस्य पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। सलीम पाकिस्तान जाने के लिए विवशता और भारत में रहने की इच्छा के बीच फंस गए। सलीम की कहानी के सामने एक निर्णायक क्षण था कि वह छात्र के एक जत्थे को सड़क से गुजर रहा देखते हुए आंदोलनकारी ने सरकार के बेहतर सुविधा की मांग कर रहे थे। छात्रों के इस जत्थे को सलीम का बेटा सिकंदर भी शामिल था। आपकी राय में मिर्जा सलीम की फिल्म के अंत में क्या रुख रहा होगा? ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते? 1973 में एम.एन. सुंतु पटकथा लिखी है और पूरी उसकी चर्चा। ठीक, देख लिया आपने? तो एक बार पूरा इसको देखिए। तो पत्र पत्रिका हैं जो उस जमाने में छपे थे कि क्या कारण रहा मुसलमान विभाजन का, प्रशासनिक और कैसे कैसे विभाजन हो, इनका दौर है। आगे बढ़े, चलिए। श्वेता ने गौर किया था जब कोई पाकिस्तान का जिक्र छेड़ता था तब उसे नाना एकदम चुप हो जाते थे। एक दिन उसके नाना ने इसके बारे में पूछने का फैसला किया। उसके नाना ने बताया कि बंटवारे के वक्त लाहौर किससे लुधियाना आना पड़ा। उनके माता पिता मार दिए गए। श्वेता के नाना नहीं बच पाते, लेकिन खैर यह हुई कि पड़ोसी के मुसलमान परिवार ने पनाह दी और कई दिनों तक छिपकर रखा। पड़ोसियों की मदद, श्वेता के नाम हुई नानी, सगे संबंधियों का मालूम, किस तरह से सीमा पार करना भारत पहुंचा। ठीक, और इनको हमने देख लिया। क्या आपने ऐसा कोई बकाया सुना है जिसकी दादा दादी या पीढ़ी का कोई व्यक्ति आजादी के दिन में क्या हुआ था, कैसे जश्न मनाया गया, बंटवारे का सदमा कितना गहरा था, देश की आजादी किन लोगों पर अपेक्षा की गई और कम से कम 2 वक्त के लिए उन्होंने क्या लिखा? राजवाड़ों का विलय। ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत, 2 हिस्सों में था, मतलब ब्रिटिश शासन 2 जगह थे। एक वो हिस्सा थे जिनमें ब्रिटिश सीधे शासन करते थे, उन्हें भारतीय प्रांत और दूसरे थे देशी रजवाड़े जो उनके ही ब्रिटिश प्रभुता थी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो सीधे नियंत्रण कर रहे थे, वहां वो अप्रत्यक्ष रूप से। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों को अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे आकार के कुछ राज्य थे जिन्हें रजवाड़े कहा जाता था। रजवाड़ों में राजाओं का शासन था। राजा ब्रिटिश राज की अधीनता या उनकी सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर रखा थी।
इनके अंतर्गत वे अपने राज्य को घरेलू मामलों का शासन चला रहे थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत भारतीय साम्राज्य 1/3 हिस्से के राजस्व 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक न किसी ने रजवाड़े की प्रथा थी। अब समस्या क्या थी? आजादी के बाद पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश के अधीन आजाद हो जाएंगे। अब पहले जैसे ही भारत आजाद होगा तो जो ब्रिटिश पाक के रजवाड़े हैं वो भी अधीनता से आजाद हो जाएंगे। इसका मतलब यह है सभी रजवाड़े की संख्या 565 थी। ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही एक कानूनी तौर पर आजाद हो जाएंगे। ब्रिटिश राज का नजरिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए। अब अपनी मर्जी उनके पास थी, या तो भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में, पहला ऑप्शन, या फिर वे स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, दूसरा ऑप्शन। तो एक ऑप्शन तो था भारत में शामिल होना और दूसरा ऑप्शन था अपने आप को फ्री रखना। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था, यानी कि राजा को ही करना था। यह फैसला का अधिकार लेने का अधिकार राजा को दिया गया कि भैया राजा की डिपेंडेंसी है वो किधर जाए। पहला ऑप्शन उनके सामने था या तो पाकिस्तान या इंडिया, दूसरा ऑप्शन था फ्री रहे, फ्रीडम रहे मतलब, और अपने आप को फ्री बनाए रखे। तो कुछ लोगों ने तो ये रास्ता चुना, कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए। क्लियर है? वह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी कि अखंड भारत का अस्तित्व खतरे में था। अब अखंड भारत का अस्तित्व क्यों खतरे में था? अब सोच के देखिए, ये भारत है और इस भारत के अंतर्गत पहले हम इतने भारत को देखिए और इतने भारत में देखिए कितनी सारी रियासतें हैं। ठीक, अब जहां ये पीला पीला दिखाई दे रहा है ये क्या है? ब्रिटिश प्रभुत्व है, और जहां ये हल्का दिखाई दे रहा है ब्लू, ये रजवाड़े हैं। तो सोचिए कितने रजवाड़े थे, जैसे गुजरात, मेवाड़, अजमेर, राजपुताना, ग्वालियर, पंजाब, बलूच, पाकिस्तान, गिलगित, जम्मू कश्मीर, रामपुर, ये वाला बनारस, ये पूरा क्षेत्र, खासी, ये त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब आपकी रियासतें थी। अब नीचे आ जाइए, कितना बड़ा क्षेत्र था ये? हैदराबाद, मैसूर, कोल्हापुर, बम्बई, कर्नाटक, छोटे छोटे बहुत सारी रियासतें थी। अब कुल मिलाकर ये 565 के अराउंड थी। अब अगर भारत आजाद होगा तो हर 2 कदम पर तो रजवाड़े मिलेंगे। एक बार नजर दौड़ाइए, पहले कितने को देखिए। अब बताइए, अगर ऐसे में अगर हम या अगर ये स्वतंत्र रहेंगे तो अखंड भारत कहां से बनेगा? या पाकिस्तान में चले जाएंगे तो फिर अखंड भारत कहां से बनेगा? तो ये आजादी के बाद उससे बड़ी समस्या। चलिए अब देखिए, ये रियासतों को आपने पढ़ लिया। समस्या ने जल्द ही अपने तेवर दिखाने शुरू किए। सबसे पहले त्रवणकोर के राजा के अपने राज्य की आजादी को रखने की घोषणा की। उन्होंने कर दिया कि भाई मैं अपने राज्य को आजाद रखूंगा, इसकी घोषणा करता हूं। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी घोषणा कर दी। कुछ समय शासक भोपाल के नवाब ने भी संविधान सभा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। रजवाड़ों के रवैयों की यह बात साफ हो गई कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में पड़ जाएगा। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जाना पड़ रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मसमर्पण के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। अख्तियार मतलब उसकी तरफ चलना, उसको प्राप्त करना। यह देखते हुए स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़े शासन अलोकतांत्रिक रीति पर चलना चाहते थे। रजवाड़े के शासन ने अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो क्या चाह रहे थे कि अब भी क्या बना रहे? लोकतंत्र ना रहे, राजतंत्र रहे। यानी कि राजतंत्र मतलब राजा का शासन। और उन्होंने घोषणा कर दी कि हम स्वतंत्र रहेंगे।
स्वतंत्र रहेंगे तो वहां राजा का ही शासन होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, राजा के शासन की हुंकार भरी गई। ठीक है, अब देखिए, अब इसी के साथ समस्या पैदा होगी कि नहीं होगी? तो अब समस्या पैदा होनी शुरू हो गई। क्लियर है? और ये समस्या बड़े विकट रूप में जन्मी। ठीक, अब देखिए, सरकार का नजरिया, बड़े छोटे विभिन्न आकार के देश बढ़ जाने से यह संभावना विषम विरुद्ध सरकार का कड़ा रुख अपनाया। सरकार ने कहा कि अगर सब लोग ऐसे भारत से बाहर चले जाएंगे तो भारत के अंदर तो छोटे छोटे आपके देश बन जाएंगे। सरकार ने कहा नहीं, हम इसमें कड़ा रुख रखेंगे। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़ों की अपनी मर्जी से रास्ता चुनने के लिए इन्हें छोड़ देना चाहिए। रजवाड़े के शासकों को माने समझाने में सरदार पटेल ऐतिहासिक भूमिका निभाई। अधिक रजवाड़ों ने उन्हें भारतीय संघ में शामिल, और यह काम आसान जान पड़ सकता था लेकिन अपने आप में बड़े जटिल काम था, इसलिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहले कदम की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर आज उड़ीसा में करीब 26 और छत्तीसगढ़ में छोटे 15 रजवाड़े थे। सौराष्ट्र यानी गुजरात में 14 और 119 छोटे रजवाड़े थे। अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। सोच के देखिए, सौराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वहां कितने बड़े, उड़ीसा में ऐसी ऐसी रियासतें थी। तो ये सब देश ही बनते उस जमाने में। ठीक, अब देखिए, देसी राजाओं की चर्चा बस हाँ 3 बातें सामने। पहली बात की अधिकार रजवाड़ों के भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। दूसरी बात यह देखिए, भारत सरकार का रुख रचीला तथा उनके इलाके हैं उन्हें स्वतंत्रता देने को तैयार थी। जम्मू कश्मीर में हुआ, भारत के स्वतंत्र भारतीयों को क्षेत्रों के मांग को संतुष्ट करने का रुख अपनाया। तीसरी बात, भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों में सीमांकन पर सवाल खींचना पड़ा और ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय अखंडता, एकता पर सवाल ज्यादा अहम हो गए। कैसे हो गए ये सवाल? थोड़े से अहम हो गए। कहां पर? क्षेत्रीय एकता और अखंडता के मामले। क्लियर है? चलिए, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब इनको देखिए कि क्षेत्रीय रियासत भारत में कैसे शामिल हो रही है और क्या क्या रहा। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही।